नमस्कार देवियों सज्जनों। अभी तक के वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको पार्ट 2 ऑफ बाउ रूल्स। अब पीरियोडिक टेबल का पार्ट 3 जहां से हमें पीरियोडिक टेबल शुरू करना है। ठीक, और पीरियोडिक टेबल में हमें क्या पढ़ना था? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का अर्थ होता है हिंदी में पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। ठीक, जब केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो तो उसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। अब आइए हम अपने वीडियो पे आते हैं जो हमें चैप्टर पढ़ाना है आपको। चलिए चलते हैं चैप्टर पर। तो अब पीरियोडिसिटी के लिए पीरियोडिक लॉ पता होना चाहिए। पीरियोडिक लॉ मतलब पीरियोडिक टेबल का। अब पीरियोडिक लॉ की नीड क्यों हुई? पीरियोडिक लॉ की नीड इसलिए हुई कि जब आप इसको करेक्टराइज करोगे, मतलब कुल कितना एलिमेंट था, नंबर ऑफ एलिमेंट 118। अब 118 को एक बार पढ़ोगे तो बालपोथी तो है नहीं है कि ABCD पढ़े, फिर 100 पढ़े, फिर टेबल पढ़े, फिर 5 मीनिंग याद किए, 5 जानवरों का नाम, 5 पक्षियों का नाम, अलग अलग नहीं पढ़ना है इसको। इसीलिए पीरियोडिक लॉ की जरूरत हुई कि सेम मैटर मिलने वाला, सेम प्रॉपर्टीज मिलने वाला एक ग्रुप में रख दो, एक ही प्रॉपर्टीज जान गए। अगर मान लो Na2O बेसिक प्रॉपर्टीज रखता है तो क्या होगा? K2O बेसिक होगा, Li2O बेसिक होगा, इन सब की प्रॉपर्टीज बेसिक होगी। ऐसे ही हमें जानना था, तो इसीलिए हमें पीरियोडिक लॉ की जरूरत पड़ी और पीरियोडिक टेबल बनाया गया। अब पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल जिन्होंने दिया अभी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं यह 7 ही बता रहा हूँ। इन 7 का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबकी नीड है, सबका जरूरत पड़ा। पहला क्या था जिन्होंने दिया? सबसे पहले विलियम प्राउट। विलियम प्राउट ही थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में सोचा और बताया। दूसरे कौन थे? डोबे राइनर। इसको डोबे आइनर भी पढ़ेंगे। डोबे आइनर जर्मन वर्ड है ये, क्योंकि ये जर्मनी के थे, तो जहां के रहेंगे वैसे नाम रहेगा। तुम्हारा नाम जो भी हो तो उसी हिसाब से नाम किस हिसाब से होता है? नाम जब जहां से हम बिलोंग करते हैं, जिस देश से, उस भाषा से हमारा नाम होता है। और प्रोनाउंसिएशन भी भाषा के हिसाब से ही होता है। BOHR को बोहर पढ़ोगे तो GOHN को जौहान पढ़ोगे। नाम किसी का प्रोनाउंस करना अपने हाथ में नहीं होता, वो जिस देश से है उस देश के भाषा का, लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी का नाम प्रोनाउंस करते हैं। थर्ड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेज। फोर्थ, लोथर मेयर। फिफ्थ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को थोड़ा बढ़िया कर दिया किसने किया? हेनरी मोजले साहब ने। ये इंग्लिश मैन थे, तो उसी को कहते हैं मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और जो अब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, अभी देखते हो बुक में SPDF वाला, अभी आपको पीरियोडिक टेबल दिख जाएगा। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो फॉर्म है। ये देखो न्यूलैंड लॉ, थोड़ा यहाँ देखो, इनका नाम क्या है? जॉन AR न्यूलैंड। तो इसीलिए AR रहमान की तरह इनको गाना भी पसंद था और इन्होंने उसी गाना के सुर पे ही, संगीत के सुर पे ही अपना नियम भी दे दिया था। नाम AR रहमान है ना, AR न्यूलैंड। और AR रहमान को तो जानते ही हो, जय हो गाना गाया है। एक पिक्चर था ना कोई सा, स्लमडॉग मिलियनेयर, क्या था पता नहीं ना, एक मूवी था, मुझे याद नहीं आ रहा है, इधर भी देख नहीं पा रहा हूँ मूवी। उसी मूवी में एक AR रहमान थे, इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था संगीत का, वही गाना गाए थे। वैसे ही इन्होंने भी जो सुर होता है, क्या होता है सुर? पा धा नी शा, ऐसे ही होता है ना कुछ, उसी सुर के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था। विलियम प्राउट ने दिया था आपको यूनिटरी मेथड, लेकिन ये मेथड जो आज आप देखते हो, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, यहाँ F ब्लॉक बन के, ये लाल से, ये पीले से, ये पिंक कलर से, अलग अलग कलर में कहीं दिखता रहता है। ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी? ये तो ज़रूरत ही नहीं था पढ़ने का, तो क्यों पढ़ा गया? इन्होंने रास्ता खोला और साइंटिस्टों के लिए कि एलिमेंट को अरेंज किया जा सकता है। मतलब इन्होंने क्या किया? मोटिवेट किया कि ये हो सकता है। लाइफ में ज़रूरत है आपको मोटिवेट होने की। यदि आप मोटिवेट होते हैं ना, तो आपकी लाइफ जो है ज़्यादा आसान हो जाती है। पहला कौन है ये ढूंढना होता है। यदि किसी पहले ने कर लिया तो आप सारी चीज़ बड़ी आसानी से कर लेते हो। जब इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, न इनको पढ़ा जाना है, लेकिन इनको क्यों पढ़ा जाता है? जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सफल ही हो जाएं, लेकिन या तो आप सफलता के ताज बनते हैं या फिर सफलता के सरताज।
सफलता के सरताज इसलिए बनते हैं, जब आप सफल नहीं हो पाते तो आप कई लोगों को सफलता के रास्ते पे ले जाते हैं और लोग आपसे सीखकर सफलता का सही गुण सीख लेते हैं। इसलिए प्रयत्न और अवश्य करें। जब विलियम प्राउट ने ट्राई किया, यूनिटरी मेथड दिया, तो उनसे बहुत कुछ तो नहीं लेकिन एक चीज़ मिला। वह चीज़ क्या था? वह चीज़ उनके डेफिनेशन में था। उन्होंने बताया कि जितना भी एटॉमिक वेज है वो एक सिंपल होल नंबर में वेरी करेगा। मतलब उन्होंने बताया कि एटॉमिक वेट्स of the elements were related to other। जो एटॉमिक वेट है हर एलिमेंट का एक दूसरे से क्या करता है? रिलेट करता है। इन्होंने बता दिया। मतलब नए जो आने वाले साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उनको एक कॉन्सेप्ट मिल गया। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि एटॉमिक वेट जो है सब एलिमेंट का एक होल नंबर होता है, एक वेरीज रेशियो होता है। उसको पा गए वो। अब ये अगर आपके पास ये रास्ता कंफर्म हो जाए कि मुझे कहाँ जाना है तो आप पहुंच जाओगे। लेकिन मैं आपसे कह दूं, आप कोई सामान लाओ और कहीं से भी लाओ, एक दिशा में खड़े होकर चार दिशा में से आप सामान नहीं ला सकते। ना आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो आपका टाइमिंग भी सही नहीं होगा। इन्होंने ये बता दिया कि एटॉमिक वेट जो है एक होल नंबर रेशियो होता है, वेरीज करता है। तो इससे नए जो आने वाले साइंटिस्ट थे उनको एक रास्ता मिला। तो नए कौन से आए? ये भी असफल ही थे, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। जब आप मेहनत करते हैं और अनसक्सेस होते हैं तो वो अनसक्सेस आपके सक्सेस का रास्ता खोलता है और वो बताता है कि आप अनसक्सेस कैसे हुए। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे डोबे राइनर। और डोबे राइनर का क्या पढ़ना है हमें? डोबे राइनर ट्रायड्स पढ़ना है। और डोबे राइनर ट्रायड्स था क्या? डोबे राइनर ट्रायड्स था, ये एक जर्मन केमिस्ट थे, इसलिए इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो डोबे आइनर करते हैं। इनके ट्रायड में ये था कि व्हेन वी कुड बी अरेंज्ड, तो ये जो डोबे राइनर ट्रायड्स था इसमें क्या था? एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड अ ट्रायड इन सच वे दैट the middle element had an atomic weight almost the average of the other two। ठीक है। अब जब इन्होंने लिया, जैसे मान लीजिए कि एक सेम ग्रुप क्या अल्काली मेटल है, सेम प्रॉपर्टीज भी शो करता है, तो हमने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अदर टू मिडिल वाला क्या हो गया? सोडियम हो गया। लिथियम क्या है? इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ये आपको एज्यूम करना है, अभी ये पता ही नहीं है कि है कि नहीं है, तो एजम्पशन में। अब इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका क्या होता है? 39। क्या रहा है? इन सच वे दैट दी मिडिल एलिमेंट हैड एन एटॉमिक वेट ऑलमोस्ट द एवरेज ऑफ द अदर टू। एवरेज मीन्स क्या होता है? टोटल नंबर जो दिए हैं उसको ऐड कर लो और जितनी बार दिए हैं उसको डिवाइड कर लो। 1 और 2, 7 + 39/2, तो क्या हो गया? 46/2, इट मीन्स 23। तो Li 7 और के पोटेशियम 39। लिथियम और पोटेशियम का एवरेज जो है वो सोडियम के एटॉमिक वेट के बराबर होता है। तो यही डोबे राइनर ट्रायड्स था। डोबे राइनर ट्रायड्स के बाद ये इनका भी फेल हो गया। इनके फेल होने का कारण क्या था? जब हम बहुत बड़े एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स यूज करने लगे तो उनका मिडिल जो एवरेज है, एवरेज नहीं मिल रहा था सही से, इसलिए इनका फेल हो गया। और फेल होने के बाद हमने क्या पढ़ा? तब एक नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने नया ज्ञान दे दिया। नया ज्ञान क्या था? अब इसको हम साफ कर देते हैं, क्योंकि ये तो हो ही गया होगा आप लोगों की कॉपी में, या आप लोग पहले से बुक में दिया ही रहता है। हम लोग वैसे ऐसे ही लिखते रहते हैं, लिखना जरूरी भी है समझाने के लिए। और नए क्या थे? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेज। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ऑक्टावेज मतलब 8 से मतलब है इसका। ठीक है। अब न्यूलैंड का पूरा नाम जान लेते हैं।
न्यूलैंड का पूरा नाम था जॉन ए आर न्यूलैंड। अब अगर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवेज आप भूलते हो तो ए आर रहमान को याद रखो। ए आर रहमान ने गाना गाया था, ठीक। तो ए आर न्यूलैंड थे, तो इनको भी गाना ही पसंद था, इनको सुर ताल बहुत पसंद था। तो इन्होंने जो अपना नियम दिया था, इनका रूल था, वो सुर पे ही डिपेंड था। वो रूल क्या था? इनका रूल था कि इफ द एलिमेंट्स were arranged in the increasing order of their atomic weight, the properties of every eighth element were similar to those of the first one. क्या था इनका? If the elements were arranged in the increasing order of their atomic weight, the properties, if the elements were arranged in the increasing order of their atomic weight, the properties of every eighth element एलिमेंट तक हो गया। every eighth element were similar to first one, similar to those of first one। इतना लिख लिया। क्या लिखा हमने? if the elements were arranged in the increasing order of their atomic weights, the properties of every eighth element were similar to those of first one। यही बताया था। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये एक गाना है, सुर है। सुर समझते हैं? जो प्रचार दिखाता है सेंटर फ्रूट का, जीभ लपलपाए रहा न जाए, उसी में जो गाना गाता है ना, वैसे ही। क्या गाना? सा रे गा मा पा दा नी, नी शा शा शा, सा रे गा मा पा दा नी। अब इसका इंग्लिश में जो सुर है वो डो रे मी फा शो ला ती। अब इंग्लिश वाला तो सुर हमें पता नहीं है, हिंदी वाला पता है। शा रे गा मा पा दा नी शा शा शा। अब इसके आगे तो इतना सुर पता नहीं है, नहीं तो संगीतकार ही बन जाता, शिक्षक क्यों बनता। चलिए, अब इसी में हम अरेंज करेंगे। और किस में? अभी डेफिनेशन दिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो H L I N A, Na होगा Li के बाद, Li फिर V 1 3 5 7 3 नहीं, वेन एटॉमिक वेट इसका 3 होगा, इसका फिर ये 4 हो जाएगा, तो 4 2 3 7 9 हो जाएगा। और फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन F, फिर Na, फिर Mg, Al, Si, PS, Cl, K, Ca, Cr, Ti, Mn, Fe। इसके आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक। संगीत के सुर के, जैसे संगीत का सुर सा रे गा मा पा दा नी बढ़ता रहता है, और नी के बाद फिर
सात आठवें पे सा आ जाता है, एट्थ एलिमेंट पे, तो ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में बढ़ा रहे हैं, तो ओ ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन के बाद फिर जो नया आएगा एट्थ एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट की तरह बिहेवियर शो करेगा। इस इनका कॉन्सेप्ट यही था। जैसे संगीत के सुर, म्यूजिक रिदम में यूज होता है, सा रे गा मा पा दा नी, वैसे ही हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद एट्थ जो आया वो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट की तरह फिर बिहेव करेगा। तो उनका यही मानना था। ये करेगा कि नहीं करेगा ये मत सोचो आप, बस ये सोचो कि न्यूलैंड, जो ए आर रहमान की तरह गाना गाते थे, ए आर न्यूलैंड, उन्होंने बताया कि जो एवरी एट्थ एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की तरह फिर बिहेव करेगा अगर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया जाए, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। और वो अरेंजमेंट क्या हो, अरेंजमेंट डिपेंड करे म्यूजिक रिदम पे, संगीत के सुरों पर, ठीक। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता चला गया तो इनके ड्रॉबैक क्या हो गए। इनका ड्रॉबैक जो था, ड्रॉबैक मतलब समझते हैं, कमियां। इनका ड्रॉबैक जो था वो क्या था, जब इनर्ट गैस आने लगे, इनर्ट गैस का प्रॉपर्टीज ही अलग हो गया, एटॉमिक वेट अलग हो गया। अब वो एटॉमिक वेट पोटेशियम और कैल्शियम के बीच हो गया, तो वो अप्लाई नहीं हो पाया यहाँ पे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेविज क्या हुआ, फेल हो गया। फेल्योर उसका वही था, इनर्ट गैस का डिस्कवरी। इनर्ट गैस की डिस्कवरी के कारण ये क्या हुआ, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेविज फेल हो गया, क्योंकि पोटेशियम और कैल्शियम से ज़्यादा होता है आर्गन का एटॉमिक वेट, और ये अरेंज हो ही नहीं पा रहा था यहाँ पे, ठीक। तब फिर कौन आया, फिर लोथर मेयर साहब जो थे, उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, डेंसिटी कर्व और सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के फाइंड किए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी। ये सब किसके अगेंस्ट थे, अगेंस्ट ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के अगेंस्ट है। फिर भी हमें इनको पढ़ना, इनका जानना है। इनका जो ये मोस्ट यूज़ क्या है एटॉमिक वॉल्यूम कर्व का, हेनरी मोजले साहब ने इनका यूज किया था अपने एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए कि एटॉमिक नंबर जो है उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ना कि एटॉमिक वेट, ठीक। अभी हम समझाएंगे क्या होता है। तो लोथर मेयर साहब को केवल इतना था कि इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व जो दिया था वही इसमें याद रखना है, और इसलिए बस इतना बताना है कि एटॉमिक वॉल्यूम कर्व किसका दिया हुआ था, लोथर मेयर का, और बाकी इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। और ना आपके सिलेबस में है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, ज़्यादा लंबा खींचूँगा तो सिलेबस बहुत लेट हो जाएगा। बस इतना जानना है कि जो हेनरी मोजले साहब थे, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व कहाँ से यूज किए थे, तो लोथर मेयर का दिया हुआ था, और वो किसके था, अगेंस्ट ऑफ एटॉमिक वेट था, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम जो है एटॉमिक वेट के इंक्रीजमेंट से नहीं निकाला जा सकता। अब चलिए हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो जहाँ से शुरू हुआ आज का जो पीरियोडिक टेबल है, वो जिस पे डिपेंड करता है वो किसका था, मेंडलीव साहब का था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या लॉ ही पढ़ेंगे। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इनका पूरा नाम क्या था, ये रसियन केमिस्ट थे, ठीक, रसिया के थे। तो रसियन नेम आपने कभी सुना है, व्लादिमीर पुतिन, इसी टाइप का इनका भी नाम होगा। इनका नाम क्या है, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ये इनका फुल नेम था। इन्होंने ही बताया था, मतलब आज का जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल को सही से एक्सप्लेन कौन किया था, तो इसका क्रेडिट जो है मेंडलीव साहब को जाता है। मेंडलीव साहब की कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन फॉर्मेशन आज का ही था, क्योंकि इन्होंने ग्रुप यूज किया, पीरियड यूज किया, जितने भी वर्ड थे जो आज के पीरियोडिक टेबल में है, इन सब वर्ड का और सारे जितना भी दिखाना था, एलिमेंट को कैसे अरेंज करना था, सब कुछ था। केवल एक गलती इन्होंने की थी। वो गलती क्या थी, जो सब साइंटिस्ट अभी तक लेते आए हैं, वो जो प्रॉपर्टी जो उसको समझ रहे हैं कि यही प्रॉपर्टी है फिर एटॉमिक वेट, इन्होंने भी यही गलती की थी। तो अब इनका नियम क्या था, पीरियोडिक लॉ। इनका पीरियोडिक लॉ जान लेते हैं। पीरियोडिक लॉ,
इनका प्रोडक्ट लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements, the physical and chemical properties of the elements of the elements are the periodic function of their atomic weights. The physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weights. मैं लिख भी रहा हूँ और धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्पीड नहीं दिखा रहा हूँ इसमें। तो इन्होंने बताया कि जो कोई भी एटम हो या एलिमेंट हो, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक, उस पीरियोडिक फंक्शन मतलब जो बार बार दोहराए जाएं, ठीक, रिपीटेड फंक्शन होता है, मतलब एज वेल एज द फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपाउंड, ये रिपीटेड फंक्शन होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक वेट्स पे, ठीक। यही था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल प्लॉट किया था, उस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम आपसे आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब बचा हुआ हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और लॉन्गफॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये तीनों पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। हे गाइस, अभी मैंने मेंशन किया था बचा हुआ जो पार्ट है इसका पीरियोडिक टेबल का, कि पीरियोडिक टेबल कैसे फॉर्म हुआ। मेंडलीव का बचा हुआ है अभी, मॉडर्न मेंडलीव और लॉन्गफॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये तीनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इससे पहले, वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ समझाना चाहता हूँ। समझाना क्या, मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी बात है, आप समझे या ना समझे ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपको ज़बरदस्ती या जोर देकर नहीं कह सकता। बस समझाना चाहता हूँ कि अभी तक जितना 5 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा हमने। पहले कौन थे? विलियम प्राउट, दूसरे डुवे राइडर, तीसरे न्यूलैंड, चौथे लोथर मेयर और पाँचवें मेंडलीव। 5 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा और ये पाँचों के पाँचों फेल थे। मतलब इनका जो भी कॉन्सेप्ट था उसकी कोई नीड नहीं, लेकिन फिर भी 100 से 150 साल हो गए हम इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता और असफलता के परे सोचना चाहिए। आपका प्रयास आपके नाम को अमिट कर देता है और वो सदियों तक चलता रहता है। अब सफलता के लिए मत सोचिए, आप अभी पढ़ रहे हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो केवल यह सोचिए कि हम विद्यार्थी हैं और अपना सब कुछ देने की कोशिश कीजिए। परिणाम अवश्य ही आपके पक्ष में आए, परिणाम की चिंता मत करिए। परिणाम की चिंता से आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ज़्यादातर समय जो आप सोचते हो, आप परिणाम के बारे में सोचते हो, तो आप पढ़ाई के बारे में नहीं सोच पाओगे, अपने बारे में नहीं सोच पाओगे। आपको अपने बारे में सोचना है, और मुझसे और आपके गार्जियन से ज़्यादा बेहतर आप अपने आप को जानते हैं। आपको 2 ही आदमी देखता है, एक आप स्वयं, एक भगवान। ईश्वर देखता है कि नहीं देखता है यह नहीं बता सकता कोई, लेकिन मैं इस बात की तो गारंटी लेता हूँ कि मैं स्वयं को खुद देखता हूँ। मेरी कमियाँ क्या हैं ये मैं खुद जानता हूँ। उस कमियों को ढूंढकर आप प्रयत्नरत रहिए। जब आप प्रयास करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, परिणाम आपके पक्ष में होगा। तो चाहे जिस दिशा 10 दिशाएँ जो होती हैं, वो 10 दिशाएँ आपका साथ देंगी और आपके साथ खड़ी हो जाएंगी आपको सफल बनाने। वो गाना गाया था ना किसी पिक्चर में, शाहरुख खान बोल रहा था कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको मिलाने। वही बात है, वो 10 दिशाओं, मैं उस भाषा में तो नहीं कह रहा हूँ, मेरी भाषा थोड़ा अलग है। आपको 10 दिशाओं आपके सफलता तक आपको पहुँचाएंगे। तो सफलता के मार्ग को आपको चुनना होगा। आपको यह सोचना छोड़ना होगा कि परिणाम क्या होगा। आपको केवल यह सोचना है कि वास्तव में वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ। आप जो वर्तमान में कर रहे हैं वही आपका भविष्य तय करेगा, और भविष्य ही आपको उज्जवल बनाएगा और अमिट छाप छोड़वाएगा। इन सब जो साइंटिस्ट थे, विलियम प्राउट के बारे में कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं।
लेकिन कहीं भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो छोटा सा नाम उनका वर्डिंग हो जाएगा। बहुत बड़ा काम उन्होंने नहीं किया, बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन नाम वर्डित हो गया। उनका नाम जो है मेंशन हो रहा है ना, मेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने प्रयास किया। वो सफल हुए कि नहीं हुए इस बात की कोई गणना नहीं करती। आपके प्रयास से भी आपकी सफलता गिनी जा सकती है। धन्यवाद।